नमस्कार। भारत एट 7 खबर राज्यों की हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम लाते हैं सभी राज्यों की चुनिंदा खबरें स्पेशल रिपोर्ट्स के साथ। तो शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध स्मारक पर जांबाज सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर, विकास के रास्ते आने वाली हर चुनौती का भारत देगा मुंह तोड़ जवाब। अग्निपथ योजना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति को लेकर पीएम मोदी की विपक्ष को खरी खरी। लद्दाख में 15,800 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। कहा, शिनकुनला सुरंग के बनने से लद्दाख की आर्थिक और सामाजिक ताकत में होगा इजाफा। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का संसद के भीतर और बाहर हुआ भारी विरोध। भाजपा सांसदों ने मुडा और वाल्मीकि नगर घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से की इस्तीफे की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी ने सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में लगाई हाजिरी। दर्ज कराया अपना बयान। 12 अगस्त को मुकदमे की अगली तारीख तय। दिल्ली आबकारी मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू अदालत ने न्यायिक हिरासत को 31 जुलाई तक बढ़ाया। पेरिस में सीन नदी के किनारे ओलंपिक 2024 की औपचारिक शुरुआत आज। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतियोगिता में होंगे शामिल। 117 खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी भी 16 खेलों में पेश करेंगे चुनौती। देखेंगे समाचारों को विस्तार से। सबसे पहले झारखंड को किस तरह से है विकास का इंतजार। देश को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन झारखंड के गुमला जिले के तेलगांव पंचायत में लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से यह खास रिपोर्ट। आदिवासियों के विकास के झारखंड सरकार के दावों की खुली पोल। झारखंड के गुमला के आदिवासी आज भी सड़क का कर रहे हैं इंतजार। झारखंड के गुमला में सड़क की आस में पथराई आंखें। बारिश में बीमार होने पर रहता है सिर्फ खाट का सहारा। गुमला के आदिवासी नरकीय जीवन जीने को है मजबूर। झारखंड के गुमला में आज भी नहीं है मूलभूत सुविधाएं। झारखंड के गुमला में अपने से सड़क बनाने को मजबूर हैं ग्रामीण। झारखंड को अलग राज्य बने 2 दशक से अधिक समय हो चुका है, लेकिन जंगल के घिरे पहाड़ पर बसे गांव की ना तो तस्वीर बदली, ना ही बसे लोगों की तकदीर। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के आदिवासियों के विकास के दावों की पोल गुमला जिले के तेलगांव पंचायत में जाकर खुल जाती है। झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसी वर्ग से आते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी आदिवासियों के हित में काम करने का दावा भी करती है। झारखंड के गुमला जिले में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन वो आज भी पथराई आंखों से विकास की राह ढूंढ रहे हैं। आलम यह है कि आज भी झारखंड के गुमला जिले के गांव में ग्रामीणों के लिए सड़क नहीं पहुंची है। सड़क नहीं होने की वजह से आम लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस दौरान अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए गांव में रोड ना होने की वजह से घर तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। इससे पता चलता है कि झारखंड की सरकार आदिवासियों के विकास के लिए कितना काम कर रही है, लेकिन अब गांव वालों ने ही अपनी इस समस्या का इलाज ढूंढ लिया है और स्वयं ही ग्रामीणों ने सड़क बनाने का फैसला ले लिया है।
गांव के लोग स्वयं श्रमदान कर रहे हैं और इस सड़क का निर्माण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर बारिश के मौसम में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो अस्पताल आने जाने में दिक्कत होती है। आने जाने के लिए बहुत खराब है और हम लोग ब्लॉक भी गए थे, लेकिन ब्लॉक वाले मुखिया वाले ध्यान नहीं दिए। इसीलिए हम लोग गांव का मजदूर मिल के हम लोग इस रोड को बना रहे ताकि आने जाने के लिए हम लोग को सुविधा होए। और अगर सरकार तरफ से हम लोग के लिए कुछ सुविधा मिलता है हाँ बनाने के लिए रोड, तो हम लोग के लिए आने जाने के लिए बहुत आसान होता है। बारिश के दिन में तो अधिकतर दिक्कत है हम लोग के सामने गाँव रोड में, काहे कि बच्चा लोग स्कूल जाने समय भी बहुत गिरते पड़ते आते जाता है। गए थे भूषण तिर्की के पास, लेकिन नहीं सुना। क्या मांग करेंगे कि हम लोग का रोड पीसीसी बन जाएगा। आदिवासियों को तेजी से विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के नाम पर ही अलग झारखंड राज्य बना था, लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड सरकार की अनदेखी से इन आदिवासियों की दिक्कतों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। अब देख रहे हैं कि ये वादे कब पूरे होते हैं। इस गांव के लोगों से आदिवासी कल्याण के नाम पर राजनेता हर चुनाव में वादे तो लंबे चौड़े करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव की बदहाली से आंखें मूंद लेते हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और अब आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा का संशोधित स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट एनटीए ने जारी कर दिया है और अभ्यर्थियों ने नीट यूजी परीक्षा में क्वालिफाई किया, उनकी संख्या जो है वो भी दी गई है और टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 हुई है। तो टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 हो गई है और एनटीए ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। नीट यूजी परीक्षा में एनटीए ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसका संशोधित स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट एनटीए ने जारी कर दिया है। तो ये अभ्यर्थियों ने नीट यूजी परीक्षा में क्वालिफाई किया है। नीट यूजी परीक्षा का संशोधित स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट एनटीए ने जारी कर दिया है। हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। ये जो अभी खबर आई है, नीट यूजी परीक्षा का संशोधित स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट एनटीए ने जारी किया है। हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, ये जो मेरिट लिस्ट एनटीए ने जारी की है, क्या कुछ इससे निकल कर आया है? जी रमा, देखिए ये जो मेरिट लिस्ट और रिवाइज्ड स्कोर कार्ड ये तीसरी बार जारी हुआ है। एक बार तो सबसे पहले 4 जून को नतीजे घोषित हुए थे। उसके बाद जब 1563 बच्चों की दोबारा परीक्षा आयोजित हुई थी, तो उसके बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट जारी हुई थी 30 जून को। और अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक नीट परीक्षा का रिवाइज्ड यानी संशोधित मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। तो आज ये मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें खास बात यह है कि अभी जो पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, उसमें सबसे पहली मेरिट लिस्ट में 67 टॉपर्स थे, जिनको कि 720 में से 720 अंक हासिल हुए थे। दूसरी बार जब मेरिट लिस्ट जारी हुई तो उसमें से 6 बच्चे कम हो गए थे और 61 टॉपर्स रह गए थे। और अब जो आज जो फाइनल जो संशोधित मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उसमें जो टॉपर्स जो बच्चे हैं, यानी जिन्होंने परफेक्ट स्कोर हासिल किया है, यानी 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं, उनकी संख्या घटकर 17 रह गई है। यानी 61 से घटकर अब 17 रह गई है। और इसकी वजह आपको मालूम है रमा कि जो उन 44 छात्रों के जो नंबर है वो 5 अंक कम हो गए हैं एक फिजिक्स के सवाल की वजह से। क्योंकि मामला यहीं पर फंस गया था कि जो फिजिक्स का एक सवाल था जिसके 2 सही उत्तर थे, क्योंकि एनसीईआरटी के पुराने पाठ्यक्रम के हिसाब से जो ऑप्शन 2 उसका सही उत्तर था और जो नए सिलेबस के हिसाब से ऑप्शन 4 उसका सही उत्तर था। तो जिन्होंने दोनों ऑप्शन का आंसर किया था, उनको नंबर दिए गए थे। लेकिन जब आईआईटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आईआईटी दिल्ली की एक कमेटी बनी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसका एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4। तो उसके बाद जिन्होंने दूसरा ऑप्शन आंसर किया था, उनके नंबर कम हो गए हैं। यानी उनके नंबर जो है 720 से कम होकर 715 रह गए हैं।
तो ऐसे में अब जो टॉपर्स की संख्या भी घटकर 61 से अब 17 रह गई है। तो नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स जो कि जो पहली मेरिट लिस्ट में 13,16,000 से अधिक बच्चों ने क्वालिफाई किया था, अब ये जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें 13,15,853 बच्चों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है। और चूंकि एक सवाल के 2 सही उत्तर थे, इस वजह से जो कट ऑफ था वो 164 पे था, और अब चूंकि उसका ऑप्शन 1 कम हो गया है तो अब कट ऑफ भी कम हो गया है और 164 से कम होकर 162 जो कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो रह गया है। तो निश्चित तौर पर एक अब बच्चों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि पिछले 2 महीने से इसी नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था और परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर, कथित तौर पर पेपर लीक की शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों तक ये इसमें याचिका पर करीब 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, जिस पर सुनवाई की गई। और बच्चों में इस बात को लेकर मामले पर इस कदम से छात्रों को जरूर राहत महसूस हुई है। निशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रिबार, निर्माण का रियल हीरो। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को भी मिल सकेगा सरकारी राशन। जी हाँ, सरकारी राशन के लिए केवल इन प्रवासी श्रमिकों को करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत ये किसी भी राशन दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन कर राशन ले सकेंगे। देखिए भोपाल से ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मूल के वे तमाम श्रमिक जो दूसरे राज्यों में रहकर काम कर रहे हैं, अब उन्हें भी सरकारी राशन मिल सकेगा। जी हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ऐसे तमाम श्रमिक जिन्हें खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं मिलता है, सरकार बाकायदा इन तमाम श्रमिकों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर इन्हें खाद्यान्न देने जा रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी यह व्यवस्था लागू होगी। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के श्रमिकों को दूसरे राज्यों में भी मिलेगा सरकारी राशन। मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ये व्यवस्था लागू। प्रवासी असंगठित लेबर का होगा रजिस्ट्रेशन। भले ही दूसरे राज्यों में हो, राशन न पाने वाले प्रवासी मजदूरों को मिलेगा अनाज। मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को श्रम विभाग की ओर से निर्देश जारी। असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को भी पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जाएगा पंजीकरण।
पंजीयन के लिए श्रम विभाग नोडल विभाग के रूप में करेगा काम। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में रजिस्टर्ड प्रवासी श्रमिक होंगे पात्र। सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जमा करने होंगे। इस योजना की निगरानी और समीक्षा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत की जाएगी। भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि हम यूनिक आइडेंटिटी राशन कार्ड बनाएंगे। अगर ये कार्ड हमारे प्रवासी मजदूर के पास है तो देश के किसी भी राज्य में वो जाएगा, किसी भी राशन दुकान से वो राशन ले सकता है। ये अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, इसलिए उसको बधाई। जिसके पास राशन कार्ड है, अगर वो पंजीयन में कोई तकलीफ आती है, सीधे संपर्क कर सकता है। और मुझे लगता है कि श्रम मंत्रालय का जो पोर्टल है, उस पोर्टल में अगर कभी भी कोई तकलीफ आती है तो ग्रीवेंसेस का रास्ता है, सीधे मुझसे भी बात हो सकती है। बता दें कि प्रवासी श्रमिक 3 साल पहले चर्चा में आए थे, जब कोविड लॉकडाउन होने पर दूसरे राज्यों से इनकी मध्य प्रदेश में अपने घरों पर वापसी हुई थी। इसके बाद सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन की व्यवस्था प्रदेश में लागू की है, ताकि सरकार की जानकारी में रहे कि किस जिले के कितने लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। गेहूं वगैरह जो सरकार केंद्र सरकार देती है, उसको हम लोग कभी बाहर जाते हैं दूसरे प्रदेशों में या दूसरे गांवों में, तो उस कार्ड के माध्यम से हम लोग दूसरी जगह भी उस गेहूं एवं जो सामग्री सरकार देती है गरीबों को, वो हम लोग वन कार्ड के माध्यम से लेते हैं। हमको गल्ला पानी सब मिलता है, कहीं भी चले जाए तो मिलता है। कहीं यहाँ दुकान लगा लेते हैं, वहाँ भी लगा लेते हैं, तो हमको राशन पानी मिल जाता। एक राष्ट्र एक कार्ड, ये प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना है। कहीं से भी राशन कार्ड ले सकते हो, हर जगह से, चाहे दिल्ली हो, पूरी ऑल इंडिया से ले सकती हो। हाँ, ये बहुत अच्छी है। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी योजना चलाई है हम गरीबों के लिए। प्रवासी श्रमिक उस समय खास तौर पर चर्चा में आए थे जब लॉकडाउन के समय में ये श्रमिक अपने अपने घर पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे थे। इन सभी श्रमिकों को अब राज्य सरकार सरकारी राशन देने जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किसी भी राशन दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ये श्रमिक अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए श्रम विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के बाहर काम करने वाले सभी श्रमिकों के साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इसका खासा लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज़, भोपाल। और अब बात राजस्थान की, जहां पर सरकार ने गायों के सिलसिले में एक बड़ा फैसला लिया है। गायों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों पर रोक लगाई जाएगी और इसके लिए नया शब्द भी सुझाया गया है। देखिए राजस्थान के जयपुर से ये खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने गायों के सिलसिले में लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में अब गायों को नहीं बोल सकेंगे बेसहारा और आवारा। राजस्थान सरकार ने सुझाया नया शब्द। आवारा गायों के लिए निराश्रित शब्द का होगा इस्तेमाल। 250 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री पशुपालन कोष का हुआ गठन। राजस्थान सरकार ने गायों के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। अब गायों के लिए बेसहारा या आवारा शब्द के बजाय निराश्रित शब्द का उपयोग किया जाएगा। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोगाराम कुमावत ने कहा कि सरकार गाय और बैलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। इसके अलावा सरकार ने 250 करोड़ रुपए के प्रावधान से मुख्यमंत्री पशुपालन कोष के गठन की घोषणा भी की। डेयरी पशुओं के साथ अन्य पशुओं को शामिल कर मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में घोषणा करता हूं कि गोवंश को आवारा की जगह बेसहारा या निराश्रित है, ये सभी जगह लिखा जाएगा। ये सदन में घोषणा करता हूं। राजस्थान सरकार द्वारा गायों के सिलसिले में लिए गए फैसले पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में लोगों में काफी खुशी दिखाई दी। राजस्थान में गोवंश को आवारा नहीं कहा जा सकता है। अब गायों को निराश्रित गाय कह करके ही संबोधित किया जाना होगा। विधानसभा में इसे लेकर के जो पशुपालन विभाग है उसने ये जानकारी दी है। इसके बाद हम जयपुर में आमजन से जानते हैं कि ये किस तरह का फैसला है। और आज जो सरकार ने फैसला किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। सरकार का अच्छा फैसला है। आमजन जो है वो इसे यहाँ पर स्वागत करता हुआ दिखाई दे रहा है और कारण भी यही है कि जिस गोवंश को गौ माता यहाँ पर हम कह करके पूजनीय और सम्माननीय घोषित करते हैं, वहाँ पर आवारा जैसे शब्दों से उनका अपमान नहीं किया जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ महेश दाधी, डीडी न्यूज़, जयपुर।
इन दिनों झारखंड में धर्मांतरण और संताल में डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। यहां तक कि झारखंड हाईकोर्ट में भी इससे जुड़े जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। राज्य में आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य और केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है और उन्होंने पूछा है कि आखिर धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि झारखंड के किन किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है और अब तक यह संख्या क्या है और इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि किन किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण जारी है और इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार क्या क्या कार्रवाई कर रही है। दरअसल इससे पहले भी एक जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में पिछले दिनों संथाल के डेमोग्राफी चेंज से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने साफ तौर पर सरकार को यह निर्देश दिया कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की योजना बनाई जाए। ज्ञात हो कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है और संथाल परगना में घुसपैठ को लेकर भाजपा शुरू से ही आक्रामक भी रही है। उसने इस मुद्दे को संसद से लेकर विधानसभा में भी उठाया है। गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ का मुद्दा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी घट रही है। 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। भाजपा का कहना है कि संथाल परगना में कई बूथों पर एक विशेष समुदाय के मतदाताओं की संख्या अप्रत्याशित तौर पर कई गुना बढ़ी है। भाजपा नेता इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहे हैं। झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार जो डेमोग्राफी में जो परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी है। मुझे विश्वास है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी है वह संवैधानिक संस्थाओं में न्याय जरूर मिलेगा। अवैध रूप से को वैध बनाने का जो खेल जेएमएम कांग्रेस सरकार के दबाव में जो चल रहा है, यह संरक्षण में निश्चित रूप से अवैध मतदाताओं का नाम कटेगा। भाजपा जहां झारखंड सरकार में शामिल दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर भाजपा पर सवाल खड़ा कर रही है। झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि यह सब सिर्फ भाजपा का राजनीतिक मुद्दा है। अगर डेमोग्राफी चेंज है तो आप बताइए, अगर लव जिहाद है तो आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कीजिए, अगर धर्मांतरण के मुद्दे हैं तो कहिए। ये तमाम चीजें इनके राजनीतिक एजेंडा हैं। धर्मांतरण के मामले पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, लेकिन चूंकि इसी वर्ष राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यह मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार भी बनता दिख रहा है। झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वैसे में राजनीति भी झारखंड में इस मुद्दे पर अब गरमाने लगी है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते हैं। सही टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच, जिन जगह अलग टेस्ट। एमडीएच। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। हाय ब्रो, हाउ वाज योर वीक? यार सिविल का तो तुझे पता ही है, सेम ओल्ड रूटीन। व्हाट अबाउट योर्स? माइन
Mine was as exciting as ever. Join the Indian Army. सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और अब बात करेंगे असम की। असम के मोईदम को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने के बाद चराईदेव जिले के लोगों में उत्साह है। आमजन खुश हैं कि अहोम साम्राज्य के बारे में अब विश्व भर के लोग चर्चा करेंगे। यूनेस्को की सूची में शामिल होने के बाद मोईदम भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली सांस्कृतिक संपत्ति बन गया है। इस उपलब्धि के बाद यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया जानने पहुंचे डीडी न्यूज संवाददाता नबुल कोनवार। हाँ, मैं इस वक्त उपस्थित हूँ सोयर मोईदम सेक्टर में और आज असमीज लोगों के लिए बहुत शुभ दिन है क्योंकि सोयर मोईदम क्षेत्र ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्वीकृति मिल गया है। तो इस वक्त मैं सोयर मोईदम क्षेत्र में उपस्थित हूँ। अब देख रहे हैं कि हमें जो मोईदम है, ये मोईदम स्थान को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का घोषणा किया है। आज असमवासी के लिए एक शुभ दिन है। आज असमीज लोग सेलिब्रेट किया है क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है क्योंकि सोयर मोईदम ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्वीकृति मिल गया है। तो क्या बोलेगा? अहोम राजाओं ने 600 वर्षों तक वृत्राश्रम में शासन किया था, जो कि विश्व में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में जो अहोम राजाओं का महत्वपूर्ण ये स्थल है जो कि चराईदेव मैदान क्षेत्र, जिसमें 42 राजाओं की समाधि यहाँ में मौजूद है। यूनेस्को से मान्यता मिली है विश्व धरोहर के रूप में। वो एक गौरव का पल है असम के लिए और भारत के लिए। 26 जुलाई का दिन एक शुभ उत्सव का मुहूर्त है। यहाँ में उत्सव का माहौल है यहाँ चराईदेव मैदान क्षेत्र में, जिसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और पुरातत्व विभाग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। चराईदेव वासी हमारे लिए। इसके साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।